हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि मैम ये समझा दीजिए, तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो अनुच्छेद 368 है ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है और ये किस लिए अनुच्छेद लागू किया गया है। तो देखो बच्चों, पहले थोड़ा सा हम जो हमारा संविधान है उसके बारे में समझ लेते हैं। भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान होते हुए भी पर्याप्त परिवर्तनशील संविधान है, यानी कि ये लिखित है उसके बावजूद भी इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान नम्यता अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, यानी ये बहुत ही कठोर भी है और बहुत नरम भी है। इसके अलावा बच्चों, विश्व के संविधानों को प्राय दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि पहला नम्य संविधान और अनम्य संविधान। जो नम्य और अनम्य संविधान हैं वो क्या हैं? भारतीय जो संघीय संविधान अनम्य होते हैं, इसलिए उनके संशोधन की प्रक्रिया कठिन और जटिल होती है। जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें क्या है, अनम्य संविधान है। और जो लिखित संविधान होते हैं बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और इसमें औपचारिक संशोधन ही हो सकता है। जैसे कि संविधान लिख दिया गया और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो औपचारिक संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये कौन से होते हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है बच्चों? वो लिखित संविधान होते हैं। अब देखो बच्चों, जो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 में संविधान के से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध है। यानी कि जो 368 है अनुच्छेद, उसके बारे में पूरी जानकारी बहुत ही विस्तार से दी गई है और ये भाग 20 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 368 में। इसमें क्या क्या हो सकता है? संशोधन की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि संविधान संशोधन जब हम करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो किन मुद्दों पर संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो इसलिए उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या है? नए राज्यों का निर्माण, राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन जब किए जाते हैं तो 34169 और 239 अनुच्छेद आते हैं। जब हम राज्यों का किसी नए राज्य का निर्माण करेंगे या किसी क्षेत्र राज्य के क्षेत्र की सीमा बढ़ाएंगे या कम करेंगे या उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन किया जाएगा तो वो 34169 आएगा और 239 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत ये साधारण बहुमत से उन राज्यों का निर्माण होगा या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन आता है। भारतीय संसद इन धाराओं में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। ये विषय कोई विशेष संवैधानिक महत्व के नहीं होते, तो इसीलिए इसको साधारण बहुमत कहा गया है, क्योंकि हम दूसरों के क्षेत्रों का कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं, अपने ही राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए साधारण बहुमत से इसका निर्माण हो जाता है और इसमें किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी विशेष संवैधानिक महत्व की नहीं होते ये संशोधन, इनको साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, जब इस साधारण बहुमत के द्वारा राज्यों का निर्माण या क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन होता है तो ये कोई ऐसा विशेष विषय तो है नहीं। ऐसे संशोधन जो होते हैं जब, तो ये दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश होगा, यानी दोनों सदनों में से किसी में भी इस साधारण बहुमत के द्वारा इसको पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, सेकंड है आपका विशेष बहुमत द्वारा। जब विशेष बहुमत की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या संशोधन होते हैं और इसका मतलब क्या है? इस प्रकार के संविधान संशोधन में अनुच्छेद आते हैं, वे अनुच्छेद आते हैं जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। पेश विधेयक सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित विधेयक दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिलने पर विधेयक अधिनियम के रूप में हो जाता है। अब देखो, इसको ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि जब हम साधारण बहुमत की बात कर रहे थे तो वो इजीली हम उसमें संशोधन कर रहे थे और किसी भी सदन में भेज रहे थे, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी आसानी से, उसमें आपको संशोधन करते वक्त बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी।
यहाँ 2/3 बहुमत होना जरूरी है। जिन्हें जिन्हें संसद में जब कोई संविधान संशोधन के लिए कोई प्रक्रिया आएगी और उसमें संशोधन किसी अनुच्छेद में कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यानी जो संसद में सदस्य हैं, जैसे ऐसे मान लो 500 सदस्य हैं, तो उनमें से 2/3 सदस्य उस बहुमत के पक्ष में हों जो संशोधन हो रहा है, तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसमें वो चीज़ है लागू कि जो साधारण बहुमत में थी, सदन संविधान संशोधन में थी, कि वहाँ पर भी किसी सदन में हो रहा था, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि इसमें जो सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य अपना बहुमत उस संशोधन के पक्ष में दें। इसके अलावा बच्चों, पेश विधेयक सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित विधेयक दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अब जैसे लोकसभा में पेश कर दिया आपने विशेष बहुमत द्वारा कोई भी संविधान संशोधन के लिए कोई आता है, तो उसको वहाँ पर कर दिया, तो वहाँ राज्यसभा में भी आपको विशेष बहुमत से ही पारित किया जाएगा, यानी 2/3 बहुमत से उसको उसके पक्ष में वोट होनी चाहिए, तब वो पारित होगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिलने पर उसे विधेयक यानी अधिनियम के रूप में माना जाता है, यानी कानून बन जाता है वो, और वो लागू हो जाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं। अब देखो बच्चों कि ये विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत है अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो उपबंध के अनुसार ये विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, अर्थात कुल सदस्य संख्या के 50% तथा यानी 50% तथा प्रदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम ना हो, अर्थात आधे से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 100 कैंडिडेट हैं, 100 में से 50% उसके पक्ष में मत दें अपना, और उसे यानी 50% दे सकते हैं तो भी होगा, 51% दे सकते हैं तो भी होगा, उससे ज़्यादा देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो क्राइटेरिया रखा है वो सदस्य संख्या का 50% रखा है। तो जब कोई संशोधन हो रहा होता है विशेष बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जब विशेष बहुमत से कोई अनुच्छेद 368 के उपबंध में जब संशोधन किया जाता है इसके अंतर्गत, तब आपकी सदस्य संख्या का किसी भी, वो चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, उसमें 50% मतदान करने वाले सदस्य पक्ष में होने चाहिए। यानी इसका मत सीधा सीधा 2/3 भी हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना होना चाहिए, 2/3 कितना होना चाहिए, 50%, दोनों ही सही हैं, और इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो संशोधन कानून नहीं बनता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो कुल सदस्य संख्या का तात्पर्य है संविधान में दी गई संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा नियत की गई संख्या, जो संविधान में सदस्य संख्या दी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई विधानसभा या राज्यसभा के व्यक्तियों को लगा लेंगे, नहीं, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी जो नियत सदस्य संख्या है, तो वो आपको उसमें से आपको 50% लोग यानी 50% सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा और समझा देती हूँ। जैसे कि आप ये देखोगे साधारण विधेयक के मामले में जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति हो जाती है, जब साधारण विधेयक को हम संसद में भेजते हैं, उसमें भेजते हैं संसद में, तो जब उस पर असहमति होती है तो अनुच्छेद 108 यानी 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उपबंध है। ये लिखित में है कि जब साधारण विधेयक पर कोई असहमति हो रही है तो जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 108 है, 108 है, उसके तहत दोनों सदन आएंगे, अधिवेशन बुलाया जाएगा, और ये उपबंध है, ये लिखित है। यह प्रक्रिया संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन बुलाए जाते हैं, क्या यह प्रक्रिया संविधान संशोधनों पर लागू होती है, तो आपको उसमें नहीं का ही ऑप्शन अपना लगाना है। इसके अलावा बच्चों संविधान संशोधन के दोनों सदनों में प्रस्तुत के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। जब आप दोनों सदनों का अधिवेशन बुला रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रपति की अनुमति लें, ये अपनी इच्छा के अनुसार है।
जो लोकसभा सदस्य है, स्पीकर है या राज्यसभा, तो वो बुला सकता है और उसको इस तरीके से राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा बच्चों थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। जो अनुच्छेद 368 है, ये राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य है। 368 राष्ट्रपति संशोधन के विधेयक पर अबाध्य है, क्योंकि अनुच्छेद 111 के अनुसार जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यानी कि जो आर्टिकल 368 है वो राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य, यानी ये अनुमति लेगा राष्ट्रपति से, और साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जब भेजे जाते हैं अनुच्छेद 111 के तहत, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रपति ये पुनर्विचार के लिए वापस कैसे लौटा सकता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। इसके अलावा जब विशेष बहुमत की बात आती है बच्चों, विशेष बहुमत यानी कि राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जो दिया जाता है वो क्या है। इस प्रकार की विधि में वे महत्वपूर्ण उपबंध आते हैं जो संघीय ढांचे से संबंधित है। इसके अलावा निम्न संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्य होंगे। सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अब हो रहा है ये राज्यों का। अब मैं थोड़ा सा आपको राज्यों का बता रही हूँ। अभी हम जब राज्यों का निर्माण हो रहा था तब बता रहे थे। तो यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका समर्थन आवश्यक है 50% का। इसके अलावा बच्चों अब देखो बच्चों, जो 368 है वो किस लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत क्या क्या संशोधन होते हैं, क्योंकि 368 के तहत ही किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो वो क्या क्या हैं, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार हैं। कुछ अधिकार अगर लग रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, अपना वो डाल सकता है, अपनी कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है कि मुझे ये अधिकार से वंचित किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो पिटीशन आती हैं या बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो जो भारत है, भारत में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 368 के अधीन पारित किया गया है, यानी इसके द्वारा इसमें संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में को प्रभावित किए बगैर, यानी उसका जो मूल ढांचा है हमारे कानून 368 का, उसको प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन उन अधिकारों समेत संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी ये 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाएगा। इसकी एक शर्त है कि जो पहले से ही मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों, अब किस किस में संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, अगर कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है, कोई कानून इतना कमज़ोर है तो उसको और अच्छा मजबूत दुरुस्त बनाने के लिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। संपत्ति अधिग्रहण की रक्षा के लिए, यानी जो सरकारी योजनाएं आती हैं और जब संपत्ति अधिग्रहण की जाती है तो उसमें कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जो कि आम जनता के पक्ष में होते हैं, तो उसमें भी संशोधन करके ज़मीनों को अधिग्रहण कर सकती है संसद और उसमें संशोधन किया जा सकता है। भूमि सुधार से संबंधित जो पहले से ही भूमि के कानून चले आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी उतने ही अच्छे हों, तो उनमें अगर सुधार करना है तो 368 के तहत ही उसमें संविधान संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों कुछ और मुद्दे हैं जिनके तहत अभी तक जो हुआ है और किस किस में हम कर सकते हैं संविधान संशोधन, उसके बारे में अभी मैं बताती हूँ आपको। जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संसद की वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार बच्चों, संविधान के मूल ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसका मोटा मोटा यही सार निकलता है कि अनुच्छेद 368 के तहत वर्तमान स्थिति में जब भी कोई कानून बनेगा, कोई संशोधन होगा, तो उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा और उसमें उस भाग में किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं। अभी तक उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं जो कि मूल ढांचे में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया है बच्चों, जैसे कि विधि का शासन, जब कोई कानून बनाया जाता है, या समानता का अधिकार या समता का अधिकार, या शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत,
इसके ऊपर भी आप कई बार वो हुआ है, और जो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो मैं आपको विस्तार से पढ़ा दूंगी। इसके अलावा बच्चों परिसंवाद है, पंथ निरपेक्षता है, ये समय समय पर आपके सामने आप रोज़ाना टीवी चैनल्स पे भी देखते होंगे कि कभी किसी तरीके की कोई मुद्दे आ रहे हैं, किसी तरीके का कोई कानून बन रहा है संसद में, और यह देश की प्रभुत्व संपन्न जितने भी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रकृति जो प्राकृतिक संपदाएं हैं या जो मुद्दे हैं उन पर संशोधन किया जा सकता है। संसद में शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि संसद में आपस में ही इतना चिल्लम चिल्ली शोर शराबा, कभी कभी तो सांसद ही एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं या कुछ वायलेंस होता है। तो जो वहाँ की व्यवस्था है उसको बनाने के लिए या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय को किसके तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं? 32, 136, 141 और 142। इसके अलावा मूल अधिकार, निर्देशित सिद्धांतों के मध्य सहमति एवं संतुलन बनाना, संसद की संविधान संशोधन के संबंध में सीमित शक्तियाँ स्थापित करना, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये जितने भी मुद्दे हैं इन पर 368 के तहत किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि उसके मूल ढांचे में किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा उसे कहा जाता है जो पहले से ही संविधान लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखा गया है संविधान, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं, यानी वहाँ से कुछ हटाया नहीं जाएगा, नई चीज़ें उसमें, नए कानून उसमें लागू किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने पढ़ाया आपको 368 यानी आर्टिकल 368 मैंने आज आपको पढ़ाया। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने उनके लिए ये वीडियो उपलब्ध कराई है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं। अभी थोड़ा लेट इसलिए हो गई थी ये वीडियो बच्चों, क्योंकि मैं सीटेट की तैयारी बच्चों को करा रही हूँ। उनकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नवंबर के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें लगी हुई थी। पर मैंने अभी आपको वीडियो उपलब्ध कराई है। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।